व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे ईवीएम्स कैन बी हैक्ड यूजिंग मोबाइल ओटीपी, अ जेन्युइन क्वेश्चन फॉर ध्रुव राठी। अभी ये न्यू भाई की वीडियो है, ध्रुव राठी से क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। और अभी हाल ही में एलन मस्क ने भी कुछ कहा था ना कि ईवीएम में ये हो जाता है। भैया क्या हो रहा है, देख लेते वीडियो। 1 2 3 गो। क्या आपको पता है कि ईवीएम एक ओटीपी के साथ हैक हो सकते हैं? इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगर किसी ने चैन की सांस ली होगी तो वो है ईवीएम, क्योंकि ये इलेक्शन पिछले 10 सालों में ऐसा पहला इलेक्शन होगा जहां किसी ने भी नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गया। लेकिन फिर ये न्यूज आई। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि ईवीएम को फोन से अनलॉक किया जा सकता है, जो कि फेक न्यूज है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा आर्टिकल छापने के बाद, हेडलाइन में ईवीएम के लिए ओटीपी आता है ऐसा कहने के बाद, पेपर ने इतनी छोटी सी माफी भी मांगी। लेकिन ये न्यूज इंटरनेट के लिए काफी थी, वही ईवीएम हैकिंग का नाटक फिर से शुरू करने के लिए। तो चलिए फिर से समझते हैं कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है। चलिए समझते हैं कि इलेक्शन के लॉसेस के लिए ईवीएम को ब्लेम करने की कहानी शुरू क्यों हुई। इस इलेक्शन में फ्रॉड के कौन से केसेस पकड़े गए और क्या ईवीएम सच में हैक हो सकता है। तो अगर आपके भी कोई दोस्त हैं जो बार बार ईवीएम हैकिंग के बारे में सवाल खड़े करते हैं, तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है वो भी सच को देखना सीख जाए। सबसे पहले समझते हैं कि इस इलेक्शन में कौन से फ्रॉड्स करने की कोशिश हुई। केरला में 72 इयर्स की महिला ने अपने 94 इयर्स की मदर इन लॉ के लिए होम वोटिंग का ऑप्शन चुना, लेकिन ये मदर इन लॉ ऑलरेडी गुजर चुकी थी, यानी उनके नाम पर फर्जी वोट करने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश में एक 17 साल के माइनर ने बीजेपी को 8 बार वोट दिया और तो और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। ऑफ कोर्स बाद में उसे अरेस्ट भी हुई। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस है और वायलेंस नहीं हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? ईसीआई कहता है कि इलेक्शन के दिन 3 बजे तक 2667 कंप्लेंट्स लॉन्च हुए, जिनमें वोटर्स को थ्रेटन करना और ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश भी देखी गई। संदेश खाली, जो पिछले कुछ महीनों से काफी गलत रीजंस के लिए चर्चा का विषय बना है, वहाँ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स में वायलेंट क्लैशेस हुए। एक लोकल मॉब ने ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर चुराने की कोशिश की। एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और 2 वीवीपैट मशीन्स एक तालाब में फेंक दिए गए। इन सारे केसेस में पार्टियां अलग अलग थी, लेकिन एक बात कॉमन थी कि ये प्रॉब्लम्स गलत लोगों की वजह से हो रहे थे, गलत मशीन की वजह से नहीं। जब भी इलेक्शन की बात होती है तो एक मुद्दा बार बार सामने आता है, ईवीएम हैकिंग। बड़े बड़े एजुकेटेड यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि ईवीएम बड़ी आसानी से हैक हो सकता है, तो क्यों इस बात पर अब तक किसी ने एक्शन नहीं ली? एक्चुअली एक्शन तो ली है। 2017 में दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस में एक तहलका हुआ। आम आदमी पार्टी ने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में ये प्रूव कर दिया कि ईवीएम हैक हो सकते हैं। आपके एमएलए सौरभ भारद्वाज ने क्लेम किया कि ईवीएम को एक सीक्रेट कोड फीड किया जा सकता है। इस लाइव डेमो में उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया कि रिजल्ट्स क्या आएंगे और वैसे ही हुआ। लेकिन इस क्लेम में एक फ्लॉ था। उन्होंने ईवीएम मशीन्स के बजाय एक प्रोटोटाइप मशीन यूज किया था। नेचुरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी को भी अपनी टेक्नोलॉजी छूने की, उसे खोलने की अनुमति नहीं देगा। तो लॉजिक यही बनता है कि सबसे क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव बनाओ और डेमो के तौर पर दिखाओ कि अगर प्रोटोटाइप हैक हो सकता है तो एक्चुअल मशीन भी हैक हो सकता है। कहानी इंटरेस्टिंग तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ने उल्टा चैलेंज किया कि प्रूव करके दिखाओ कि हमारी मशीन्स कैसे हैक हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था, जहां उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया। कहा कि आप आइए और हमें दिखाइए कि ईवीएम कैसे हैक हो सकता है। हम बदलाव करेंगे, हम सुधार करेंगे। लेकिन इस ओपन चैलेंज को उस किसी भी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया जो आज ईवीएम हैक हुआ ऐसे चिल्लाते घूमते हैं। क्यों? उस समय तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, उस समय मौका था सुधार लाने का। लेकिन अगर एक्चुअली सुधार लाए जाए तो फिर कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, राइट? इलेक्शन हारने के बाद एक्सक्यूज कैसे दे सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर किसी लीडर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का दम नहीं है तो उन्हें ईवीएम हैक हो सकते हैं ये कहने का कोई हक नहीं बचता। तो अगर 2017 में ये प्रूव हो चुका है कि ईवीएम हैकिंग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है, तो क्यों आज भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं? हर इलेक्शन हारने के बाद हारने वाली पार्टी ईवीएम को ही ब्लेम क्यों करती है? एक साइड हम कहते हैं कि हमें एजुकेशन पर फोकस करना है, एजुकेटेड लीडर्स को वोट देना है, और जब ऐसे ही एजुकेटेड लीडर्स ये प्रूव नहीं कर पाते कि ईवीएम हैक कैसे होते हैं तो डाउट होने लगता है कि क्या उनके पास कोई पॉइंट है या वो सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने वोट दिया होगा उन्हें पता होगा कि ईवीएम दिखते कैसे हैं। ईवीएम मशीन के 2 पार्ट्स होते हैं,
एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट यानी CU और दूसरा यूनिट होता है बैलेट यूनिट यानी BU। साथ ही साथ एक और मशीन होता है जिसे VVPAT कहते हैं। VVPAT स्टैंड्स फॉर वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अगर आपने वोट किया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एक थरो प्रोसेस फॉलो होती है फॉर द होल वोटिंग प्रोसीजर। एक पोलिंग बूथ पर बहुत सारे लोग होते हैं। नहीं, मैं वोटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बूथ ऑफिशियल्स की बात कर रही हूँ। आगे के सारे एक्सपीरियंसेस मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैंने बूथ एंटर किया तो एक पर्सन ने मेरे डिटेल्स उनकी लिस्ट के साथ क्रॉस चेक किया। दूसरे इंसान ने मेरे ID प्रूफ के डिटेल्स नोट डाउन किए और मेरा सिग्नेचर लिया। तीसरे इंसान ने मुझे एक वोटर स्लिप दिया। चौथे इंसान ने मेरे फिंगर पर वोटिंग का एक निशान लगाया। पांचवें इंसान को मैंने वो स्लिप प्रेजेंट किया और फिर मैंने जाकर अपना वोट कास्ट किया। सो 5 लोगों ने मेरे सारे डिटेल्स अलग अलग स्टेजेस पर चेक किए बिफोर आई इवन वोटेड। सो जो 5वां इंसान था जिसको मैंने मेरा स्लिप प्रेजेंट किया, उसके पास एक यूनिट होता है जिसे CU यानी कंट्रोल यूनिट कहते हैं। बैलेट यूनिट और VVPAT सिर्फ मैं देख सकती थी। जब भी आप वोट करते हैं यानी वो मशीन पर एक बटन प्रेस करते हैं तो VVPAT मशीन पर एक स्लिप आता है। इस स्लिप का जो आइकॉन है और जिस आइकॉन पर आपने दबाया है वो सेम होना चाहिए। अब ये पूरी प्रोसेस सही हो रही है या नहीं, इसकी चेकिंग एक मॉक पोलिंग के थ्रू होती है जहां 50 वोट डाले जाते हैं। वोटिंग के समय जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन प्रेस नहीं करता तब तक बैलेट यूनिट रेडी नहीं होता। रेडी होने पर वोटर बटन प्रेस करता है, वोट दर्ज करता है और सही कैंडिडेट को वोट गया है या नहीं उसे VVPAT पर 7 सेकंड के लिए दिखता है। एक बीप साउंड आता है जिससे ऑफिसर्स को पता चलता है कि वोट कास्ट हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस पर प्रोफेसर ऑफ हाउ ने एक्सीलेंट 3D एनिमेटेड वीडियो बनाया है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को देखें। वोटिंग के लिए यूज होने वाले इन तीनों मशीन्स में ब्लूटूथ, वाईफाई जैसी सुविधा होती ही नहीं, यानी रिमोटली या फिर सैटेलाइट की मदद से इन्हें हैक करना इम्पॉसिबल है। यानी एक EVM मशीन एक कंप्यूटर नहीं, एक कैलकुलेटर टाइप मशीन है। ये बैटरी पावर्ड होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता और तो और इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती। यस, एक हैकर रिमोटली एक कंप्यूटर को हैक कर सकता है, लेकिन क्या वो आपके हाथ का कैलकुलेटर जामताड़ा में बैठकर हैक कर सकता है? आई थिंक द आंसर इज क्लियर। पिछले साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL रजिस्टर किया कि EVMs कैन नॉट बी हैक्ड एंड कैन नॉट बी टैम्पर्ड। इस 450 पेजेस के डॉक्यूमेंट ने ECI ने कहा कि EVM टोटली स्टैंड अलोन मशीन होते हैं जिनमें एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होता है, इसीलिए यहाँ टैम्परिंग की संभावना नहीं होती। टैम्परिंग का मतलब है छेड़छाड़। अच्छा, तो ये EVM बनाता कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये मशीन्स बनाती हैं और अलग अलग स्टेजेस पर मल्टीपल टाइम्स EVMs की चेकिंग होती है ताकि कोई टैम्परिंग ना कर पाए। वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होने की वजह से इसकी प्रोग्रामिंग बार बार बदली नहीं जा सकती। प्लस EVM को ये पता नहीं होता कि कौन सा कैंडिडेट किस नंबर पर आएगा। EVM बनाते हुए ये भी पता नहीं होता कि कौन सी EVM मशीन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देश में कहां पर जाएगी और तो और किस नंबर पर कौन सा कैंडिडेट आएगा। यानी अगर कोई EVM प्रोडक्शन स्टेज पर टैंपर करना चाहे और ये डिसाइड कर ले कि हर वोट 2 नंबर को ही जाएगा तो उसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2 नंबर पर किस पार्टी का कैंडिडेट होगा। वोटिंग खत्म होने के बाद EVM मशीन्स को एक स्ट्रॉन्ग रूम में सिक्योरली सील किया जाता है और इस प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। वोट्स की काउंटिंग के लिए EVM मशीन के कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट नाम का बटन होता है जो प्रेस करने पर हर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले ये पता चलता है। यानी एक मशीन होने के बावजूद प्रोसेस के कई स्टेजेस मैनुअल है, लेकिन अगर अल्टीमेटली बहुत चीजें मैन्युअली ही करनी है तो EVM की जरूरत क्यों? 1950s और 60s में इलेक्शन के समय भारत में बूथ कैप्चरिंग होने लगा, यानी गुंडे लोग एक बूथ पर जाकर बैठ जाते और वोटर्स को फोर्स करते कि एक ही पार्टी को वोट दें। कई बार ये बूथ कैप्चरिंग काफी सटल तरीके से होता था, यानी बूढ़े या बिछड़े लोगों को फटाफट पोलिंग बूथ ले जाया करते, उनसे पेपर पर वोट लेते और हड़बड़ी में उन्हें बाहर निकाल देते। इस हड़बड़ी की वजह से वोटर को टाइम ही नहीं मिलता था समझने के लिए कि वो वोट किसे दे रहा है। यानी जितना ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा उतने ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, टैंपरिंग और मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ेंगे। साथ ही साथ बैलेट पेपर को काउंट करना एक महंगी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी जिससे डिस्प्यूट्स बढ़ते थे, कोर्ट्स में डिसीजन चैलेंज होते थे और देश और स्लो हो जाता था। इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सुधारने के लिए EVMs लाए गए और वो भी एकदम से नहीं, धीरे धीरे।
ईवीएम की आइडिया 1977 में आई, प्रोटोटाइप 1979 में बना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा कि पेपर बैलेट को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी वोटिंग हो सकती है, ऐसा कोई लॉ बनाओ। 1998 में पहली बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में पहली बार ईवीएम यूज हुए और 2004 के जनरल इलेक्शन में सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम्स को यूज किया गया। टैंपरिंग की संभावना हटाने के लिए वीवीपैट सिस्टम्स 2011 में लागू हुए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट का एक छोटा हिस्सा वेरीफाई भी किया जाए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। यानी हमारी वोटिंग सिस्टम में कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बहुत पहले से इस पर बहुत सोच विचार हुए हैं और इस पूरी प्रोसेस में कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी। कई लोगों के पास पावर थी छेड़छाड़ करने की, लेकिन फिर भी कोई भी बड़े लेवल पर छेड़छाड़ नहीं कर पाया, क्योंकि इंडियन इलेक्शंस को रिग करना सिर्फ मशीन्स को रिग करने जितना आसान नहीं है। इलेक्शन में छेड़छाड़ के लिए 1.5 करोड़ पोलिंग स्टाफ मेंबर्स को भी रिग करना होगा। 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पर गुंडे बिठाने होंगे, जिनमें से कई स्टेशंस रिमोट एरियाज में, आइलैंड्स पर, माउंटेन्स में हैं। यानी अगर भारत के इलेक्शंस को रिग करना है तो न जाने कितने लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कितने पोलिंग ऑफिसर्स को ब्राइब देनी पड़ेगी कि वो मुंह ना खोले। इतना सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। उन लोगों को सवाल कीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन के बगैर ईवीएम को हैक कैसे किया जा सकता है। दुखद बात यह है कि हीट वेव्स की वजह से कुछ पोलिंग स्टाफ ने अपनी जान गंवाई है। जब हम कहते हैं कि प्रोसेस ही गलत है तो ये ऐसा कहने जैसा है कि उनका सैक्रिफाइस फिजूल व्यर्थ था, और ये बिना किसी प्रूफ के कहना गलत। अगर ईवीएम हैकिंग पॉसिबल है और ये पढ़े लिखे इंजीनियर्स जानते हैं तो ईसीआई के चैलेंज को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों वोटर्स को बहकाने की कोशिश हुई? क्यों उन्हें बार बार यही बताया गया कि आपका वोट मायने नहीं रखता? अल्टीमेटली आप किसी को भी वोट दे, ईवीएम मशीन की वजह से वोट एक पार्टी को ही जाएगा। इन क्लेम्स का प्रूफ क्या है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है और अगर इन सवालों के जवाब लीडर्स के पास हैं तो ये जवाब जनता तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। इन दी एंड ये कहना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि ईवीएम सिस्टम फुल प्रूफ ना हो तो सरकार की, ईसीआई की और ऑपोजिशन की साथ मिलकर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बेहतर सिस्टम सजेस्ट करें और एक कदम आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, ना कि टेक्नोलॉजी से डरे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे ईवीएम है, ठीक है, तो वो उसी जगह क्यों हैक होती है जहाँ बस बीजेपी, पर्टिकुलरली बोल रही हूँ, जहाँ बीजेपी जीत जाती है, जहाँ लोटस, जहाँ कमल जीत जाता है, वहीं पे क्यों है? जैसे इतनी स्टेट में इस बार कांग्रेस की, बाकी जैसे यूपी में अगर कहाँ वहाँ हैक नहीं होता। बात ईवीएम हैक होने की ना होने की नहीं है, बात यहाँ पर बात है अगर मान ले कोई मुझे बोल रहा है कि तूने चोरी करी है, ठीक है, और तूने यहाँ रखा है, मैं आके बोल रही हूँ आओ पूरी टीम को लेके आओ, देख के जाओ, तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि यार ऐसा क्या है, एक बार देख के तो आए। कहना और करने में बहुत फर्क होता है। तो जब आप वो हो जाता है कि फिर एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। नहीं, मैं खुद मानने को तैयार हूँ कि हैक हो सकती है अगर कोई कर दे, कोई करके दिखा दो, इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, तुम कर दो। मैं खुद ऑन पेपर मैं खुद बोलूंगा कि भाई हम पहले एग्जाम में अच्छा नहीं करके आया, घर जाके क्या बोल रहा है, मैं तो पेपर अच्छा देके आया, पेपर अच्छा दिया था, टीचर ने ठीक चेक नहीं किया। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर टीचर ये कह दे कि पेरेंट्स को लेके आ और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा पेपर चेक करूंगी, तब बच्चा पीछे हटा रहा है अपने घर की, उसकी उसे पता है कि पेपर तो वो खराब ही देखे। ये छोटा सा एग्जांपल, ये चीज बहुत बढ़िया, ईवीएम से नहीं समझ आ रहा है उनके लिए एग्जांपल है कि बच्चे ने खुद ही मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा पेरेंट्स का, क्योंकि मैंने पेपर ही खराब दिया है। आपको वक्त से बदलना भी पड़ेगा। बैड पेपर में कितना क्या कुछ होता था पहले, आपको पता है कि कागज पे जब वोटिंग होती थी बहुत चीजें, प्रोसेस भी लंबा हो जाता है, हर एक चीज। तो चीजों के साथ चलना सीखो और चीजों को क्रिटिसाइज करना भी सीखो, लेकिन क्रिटिसाइज जब आप कर रहे हो तो आप क्या प्रूफ हो उसका, या फिर आप करके दिखाओ कि भाई ये तो ऐसे हैक हो सकता है, ये सॉल्यूशन है। ये तो एक चीज बताओ, मुझे तो ये भी डाउट, मेरे को तो लगता है कि जो इन्होंने मशीन दिखाई थी वहां पर, आम आदमी पार्टी के थे ना जिन्होंने हैक करके दिखाई थी, तो वो जो प्रोटोटाइप लाया था, मैं तो ये कहता हूँ कि उनका प्रोटोटाइप टेस्ट होना चाहिए था कि क्या उसमें ब्लूटूथ था, क्या उसमें वाईफाई था, क्या नहीं था, कैसे उन्होंने किया, कर लेते फिर। वही चीज है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वही वाली बात है कि लोगों को माइंड में डाल देना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे एक माहौल बना दिया था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, डिक्टेटरशिप आ गई है। कि जैसे कोई भी अगर वो आती है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आती है, लोगों में इतना विश्वास नहीं है,
हाई कोर्ट भी उसी गवर्नमेंट ने खरीद ली, ईडी खरीद लिया, और ये ईवीएम जो पूरा ये मतलब है, जिन लोगों ने वोट दिया, जिनकी वजह से वो आई, मतलब तुम उन लोगों के ऊपर ही कहीं ना कहीं इल्जाम सा लगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, जरूर बाकी सारे लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि बहुत लोगों ने वो बस एक ड्रामा बना लिया है कि ईवीएम हैक होगी, जबकि बार भी अब क्या भी दिक्कत है, छोड़ दो। लेकिन अगर आप उनके सपोर्टर भी हो ना, फॉर एग्जांपल, चलो अगर आपको लगता है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन पार्टीज को जिनके सपोर्ट बोलो कि भैया हम तुम्हारे समर्थन में, जाओ करके दिखाओ, समर्थन में तुम जाओ चेक करो। तुम बड़े से बड़ा हैकर ले आओ ना यार, हर एक चीज होती है, ले आओ, तुम करवा लो, साइंटिस्ट इंजीनियर सब होते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।